चलो आ गए सब। ये किधर है बाकी के? अच्छा, चलो आ जाओ जितने भी लोग नए हैं। डोंट वरी, पहले के 2 लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, तो जब भी एडमिशन लोगे तो तुमको पहले के 2 लेक्चर्स दिख जाएंगे, ठीक है? तो तब तुम लोग देख सकते हो। अगेन आज हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एंड देन विल गो हेड। कुछ अभी तक ज्यादा हुआ नहीं है तो तुमको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो स्टार्ट करें, सबका ध्यान है इधर। चलो हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कल हमने क्या पढ़ा? इन्वेंट्री इज नथिंग बट स्टॉक, ठीक है? 2 टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? जो मैं सामान खरीद के ला रही हूँ, आगे उसी को वैसा का वैसा बेच रही हूँ। तो क्या मेरे पास स्टॉक रॉ मटेरियल का होगा ट्रेडिंग बिजनेस में? नहीं, क्योंकि जो मैं खरीद रही हूँ वही आगे बेच रही हूँ, तो जो मेरा फिनिश गुड्स है वही रहेगा मेरे पास। तो मैं फिनिश गुड्स खरीद सकती हूँ, बट जरूरी नहीं है पूरा का पूरा मैं आगे बेचूंगी, तो मेरे पास फिनिश गुड्स का स्टॉक रह सकता है। सो व्हाट इज स्टॉक? जो सामान तुमने खरीदा है बट आगे बेचा नहीं और वो तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक। और अकाउंटिंग में इसका दूसरा वर्ड क्या है? इन्वेंट्री। क्या है? इन्वेंट्री। क्लियर? फिर दूसरा टाइप ऑफ बिजनेस होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसमें तुम रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, उस पर कुछ काम कर रहे हो एंड देन उसका क्या बना रहे हो? फिनिश गुड्स बना रहे हो। क्लियर? जैसे कि अगर मुझे टी शर्ट बनाना है, तो टी शर्ट के लिए पहले मैं क्या खरीद रही हूँ? कपड़ा खरीद रही हूँ, करेक्ट? फिर उसको आयन कर उसको सिलाई कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, उस पर एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ एंड फिर उसका फिनिश गुड्स बना के मैं बेच रही हूँ, करेक्ट? मतलब अगर मेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मेरे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा रह सकता है, करेक्ट? क्योंकि मैंने जरूरी नहीं पूरा का पूरा रॉ मटेरियल मैंने यूज किया हो, थोड़ा थोड़ा रॉ मटेरियल बचा हो सकता है, तो उसका मेरे पास स्टॉक बचा हो सकता है। या फिर कोई चीज जो मेरा रॉ मटेरियल है बट मेरा फिनिश गुड नहीं बना, मतलब वो बीच में अटक गया, उसको हम अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं? WIP, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस। यानी कि वो पूरा का पूरा अभी तक रॉ मटेरियल भी नहीं है, वो पूरा कपड़ा भी नहीं है और वो पूरा टी शर्ट भी नहीं बना, बीच में कहीं तो अटका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस। उसका भी स्टॉक मेरे पास रह सकता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। और दूसरा तीसरा मेरे पास पूरा का पूरा फिनिश गुड्स का भी स्टॉक रह सकता है, हाँ कि नहीं? चलो सब आज जोड़ियां चेंज हो गई। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मेरे पास 3 चीजों का स्टॉक रह सकता है, एक रॉ मटेरियल का, दूसरा WIP का, और तीसरा फिनिश गुड्स का। समझा? ये मैंने शॉर्ट में तेरे लिए अदिति ये कर रहा है रिवाइज, तो इसको तो इन डेप्थ लेक्चर में देखेगी तो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, अभी देखो सिर्फ लिंक बैठे इसलिए मैं एक्सप्लेन करी। ओके चलो, फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री को हमने क्या पढ़ा था? इन्वेंट्री हमारी असेट है। इन्वेंट्री हमारी असेट क्यों? असेट वो चीज होती है जो हमारे बिजनेस को क्या देती है? बेनिफिट देती है। और इन्वेंट्री हमारी करंट असेट है। क्यों करंट असेट है? करंट असेट मतलब वो असेट जो इजीली किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आज मेरे पास अगर स्टॉक पड़ा है, मैं कल को अगर मेरे को कैश की जरूरत है, मैंने वो स्टॉक को बेच दिया, तो क्या मेरे पास इमीडिएटली कैश आ सकता है? आ सकता है। इसलिए इन्वेंट्री हमेशा, पहली बात तो क्योंकि वो मेरे को मेरे बिजनेस को बेनिफिट देगी, इसलिए वो मेरा असेट है। असेट में भी वो कौन सा असेट है? करंट असेट है। क्यों? क्योंकि वो इजीली किस में कन्वर्टेबल है? कैश में कन्वर्टेबल है। समझा? इसलिए हम इन्वेंट्री को बैलेंस शीट के किस में लिखते हैं? असेट साइड में लिखते हैं। कहां पे लिखते हैं? बैलेंस शीट के असेट साइड में। समझा सबको? एंड दूसरा, हम इन्वेंट्री को क्या करते हैं? कहां पे लिखते हैं? इन्वेंट्री को कहां पे लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के। ये सब 11th में पढ़ के आए और जो 12th पास है वो 12th में भी पढ़ के आए। इन्वेंट्री को या तो एक तो हम असेट में लिखते हैं और दूसरा उसका इफेक्ट जाता है या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, या फिर उसको हम क्या कर सकते हैं? परचेज में से माइनस कर सकते हैं। क्यों? अब समझो, ये कल ऑलरेडी हमने पढ़ा था, आ जाओ। अगर मेरे पास परचेज किया है मैंने 10,000 यूनिट, ठीक है, उसमें से मैंने सेल्स किए 8,000 यूनिट, मतलब मेरे पास स्टॉक कितने का बचा? 2,000 का। मतलब मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2,000। अब ये तो पक्का ये 2,000 मैं बैलेंस शीट के करंट एसेट में लिखूंगी, असेट साइड पे। बट जब मैंने खरीदा, मैंने डेबिट कितने से किया? जब मैंने खरीदा मैंने डेबिट किया 10,000 से, बट क्रेडिट मेरा जितना सेल्स हुआ है सिर्फ उतना हुआ, यानी कि सिर्फ 8,000 मेरा क्रेडिट हुआ, करेक्ट? बट मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? हर एक्सपेंस को रेवेन्यू होना चाहिए, करेक्ट? हर एक्सपेंस का क्या होना चाहिए? रेवेन्यू होना चाहिए। मतलब एक्सपेंस शुड बी इक्वल टू रेवेन्यू। जितना तुम कमा रहे हो उतना तुमको उड़ाना भी तो पड़ेगा, करेक्ट? तो हर डेबिट शुड बी इक्वल टू योर क्रेडिट।
मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 10,000 डेबिट किया और क्रेडिट सिर्फ 8,000 किया, तो क्या मेरा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हुआ? नहीं, तो ये तो गलत हो गया। इसलिए जो सामान बिका ही नहीं है, जो सामान बिका ही नहीं, जो मेरे स्टॉक में पड़ा है, क्या मैं उसको डेबिट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना, मतलब मुझे वो 2,000 डेबिट में से निकालना पड़ेगा, मेरे परचेजेस में से निकालना पड़ेगा। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक या तो हम परचेजेस में से माइनस करेंगे 2,000, या तो फिर देखो परचेज में से माइनस किया मतलब डेबिट में से माइनस किया, डेबिट में से माइनस किया मतलब क्रेडिट किया, या तो मैं उसको दूसरी जगह क्या कर सकती हूँ, डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख सकते हो। तो या तो मैं उसको परचेज में से माइनस करूंगी, या तो मैं उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखूंगी। समझा? ये बहुत स्पीड में लिया है मैंने, तो डोंट ऐसे मत समझ कि क्या सिखा रहे हैं। इसको मैंने पूरा इन डिटेल, कल पूरा लेक्चर इस पे ही हुआ है, ठीक है? तो तू देख लेगी तो एकदम और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाए। क्लियर है? तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक को या तो परचेज में से माइनस करो तो क्रेडिट हो जाएगा, या तो फिर उसको डायरेक्टली तुम क्या लिखो, क्रेडिट साइड पे लिख दो तो भी मैच हो जाएगा। तो हम लॉजिकली क्या फॉलो करते हैं, हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। इसलिए ये रीजन है, इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं। समझा? कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से? मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। क्लियर है सबको यहां तक? सबको क्लियर है यहां तक? ओके, चलो आज बढ़ेंगे आगे। ओके, आज स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस। अब आज हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों जरूरी है। जैसे मैंने बोला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं स्टॉक, और ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या निकलता है, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। करेक्ट? मतलब कहीं ना कहीं मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वजह से मेरा प्रॉफिट अफेक्ट हो सकता है, और ओपनिंग स्टॉक भी मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो दोनों स्टॉक की वजह से मेरा प्रॉफिट अफेक्ट हो सकता है। इसलिए स्टॉक का वैल्यूएशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक का वैल्यूएशन गलत हो गया, अगर मैंने स्टॉक को गलत वैल्यू कर लिया, तो मेरा प्रॉफिट कम ज्यादा हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। और दूसरा, क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट के असेट साइड पे लिखते हैं, मतलब अगर मैंने स्टॉक को गलत वैल्यू किया तो मेरी बैलेंस शीट भी गलत हो सकती है। ओके, एंड बैलेंस शीट हमें प्रॉफिट नहीं बताती है, बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। करेक्ट? क्योंकि बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। इसलिए पहली बात तो अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन गलत हो गया तो मेरा प्रॉफिट अफेक्ट होगा, एंड दूसरा क्योंकि वो बैलेंस शीट में आता है इसलिए मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो सकती है, गलत हो सकती है। क्लियर है यहां तक सबको? अब पहला, प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करने के लिए हमें स्टॉक लगता है। तो अगर मेरा स्टॉक गलत हो गया तो कैसे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट आएगा, पहले हम वो पढ़ते हैं। ये ऑलरेडी मैंने कल सिखा दिया था, फिर से सिखा रही हूँ। चलो, अब ये है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, दिख रहा है सबको? ओके, अब यहाँ पे मेरा ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, यहाँ पे मेरा सेल्स आ जाएगा, यहाँ पे मेरा परचेजेस आ जाएगा। ठीक है, सपोज परचेज ओपनिंग स्टॉक 0 है, समझो ओपनिंग स्टॉक 0 है, क्योंकि मेरा बिजनेस आज ही स्टार्ट हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक कुछ रहेगा क्या, नहीं रहेगा। परचेज मैंने किए थे 100, सेल्स मैंने किया 120 का, क्योंकि 100 का खरीदा था बट मैं प्रॉफिट लगा के बेचूंगी ना, तो मैंने 120 में बेचा। स्टॉक मेरे पास बचा है 60, समझो 60 बचा है। अब मेरा प्रॉफिट कितना है बच्चों, कैसे निकाला प्रॉफिट, पहले हम आता है सबको टोटलिंग करना, पहले इधर की टोटल करेंगे, जो साइड बड़ी है वो लिखेंगे दोनों, तो 180, और इधर भी आएगा 180। बट अब इसको 180 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट, तो मेरा प्रॉफिट कितना है 80। एक्चुअल में मेरा स्टॉक 60 होना चाहिए। अब समझो मैंने गलती से मैंने स्टॉक को 60 की जगह लिख दिया, मैंने 60 की जगह लिख दिया 50, मतलब मैंने स्टॉक को क्या किया, कम किया। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में अंडरस्टेट करना। जब तुम्हारा जो एक्चुअल है उससे तुम कम दिखा रहे हो उसको तुम बोलते हो अंडरस्टेट, और जो एक्चुअल है उससे तुम ज्यादा दिखा रहे हो तो उसको तुम बोलते हो ओवरस्टेट। क्लियर? अब मैंने 60 की जगह 50 लिखा, मतलब मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अंडरस्टेटेड है। अब देखो, अगर क्योंकि मेरा स्टॉक अंडरस्टेटेड है, मैंने कम दिखाया जानबूझ के, मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अभी कितना हो जाएगा, 180 से ये हो जाएगा 170, इधर भी आएगा 170, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा 70। मेरा प्रॉफिट भी क्या हो गया, कम हो गया। समझा? मतलब अगर मैंने स्टॉक कम दिखाया तो मेरा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? तो और वाइस वर्सा, अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक 60 की जगह बढ़ा के दिखाया, ओवर स्टेट दिखाया, 80 दिखा दिया, तो मेरा क्या हो जाएगा 1 9 10 200। ठीक है, 200 टोटल हो जाएगा, और इधर मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100।
मतलब अगर मैंने स्टॉक ज्यादा दिखाया एक्चुअल से तो मेरा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ओवर स्टेट हो जाएगा। एक्चुअल में मेरा करेक्ट प्रॉफिट कितना है 80, बट क्योंकि मैंने स्टॉक हिलाया, सिर्फ मैंने एक आइटम हिलाया ट्रेडिंग अकाउंट में, और मेरा प्रॉफिट कैसे ऊपर नीचे हुआ है, समझा। तो अगर मैं स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट की बात करूं तो कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है। डायरेक्ट मतलब क्या होता है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है तो प्रॉफिट भी कम हो रहा है। इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में, ग्रॉस प्रॉफिट में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, समझा। एंड ये क्यों है, लॉजिक, क्लोजिंग स्टॉक हम कौन से साइड पे लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर मेरी इनकम कम हो जाएगी तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, समझा। दोनों दोनों वे से मैंने तुम लोग को समझा दिया। ओके, आवाज आ रही है ना, क्लियर है सबको यहाँ तक, कुछ भी डाउट है अभी तक नहीं। अब बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक सबको समझा, अब बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक की। अभी तुम लोग को ही आ जाएगा ये। अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक, अब देखो ओपनिंग स्टॉक क्या रहता है, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वही 1 अप्रैल को मेरा क्या बन के आएगा, ओपनिंग स्टॉक। मतलब मैं मेरा ओपनिंग स्टॉक कम ज्यादा कर सकती हूँ क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट तुम्हारी कंफर्म हो गई, अगर मैंने पिछले साल की बैलेंस शीट में एज ऑन 31 मार्च 80 क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया, तो मैं मेरा ओपनिंग स्टॉक 90 कर सकती हूँ क्या, नहीं। गवर्नमेंट तुमको आके पहले पकड़ेगी कि भाई पिछले साल तूने खुद ने एज ऑन 31 मार्च 80 दिखा है, तो तू आज ओपनिंग 90 कैसे कर रहा है, 10 स्टॉक कैसे बढ़ गया तेरा, 10 आइटम का स्टॉक कैसे बढ़ा। तो या तो तूने कल गलत किया है, या तो तू आज कुछ तो घोटाला कर रहा है। इसलिए ओपनिंग स्टॉक में कभी भी चेंज कर सकती हूँ क्या, नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि घाई घाई में बैलेंस शीट बनती है, तो गलती से फिगर चेंज हो जाता है, करेक्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक तुम गलती से गलत डाल दिया है तो तुम उसको ओपनिंग स्टॉक में रेक्टिफाई कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा, कभी कभी नंबर में एक आधा जीरो ज्यादा लग जाता है, कम लग जाता है, ह्यूमन एरर है, हो जाता है। तो वो टाइम पे क्या करेंगे मैम, वो टाइम पे कुछ नहीं, तुम लोग को, तुम तुम्हारी बैलेंस शीट में सही कर सकते हो, अगले साल की बैलेंस शीट में सही कर सकते हो, बट तुमको वहां पे नोट देना पड़ता है कि वो गलती हुई है हमसे और क्यों हुई है। वो नोट देना पड़ता है गवर्नमेंट को साइन करके कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। बट ऐसे बिना बताए तुम चेंज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, क्लियर है। तो अब अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो गया बाय चांस, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। क्यों, ओपनिंग स्टॉक कौन से साइड पे लिखते हैं हम, डेबिट साइड पे, मतलब एक्सपेंस, डेबिट इज आर एक्सपेंस। अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक बढ़ा, खर्चा बढ़ा, तो प्रॉफिट कम, अगर मेरा खर्चा कम तो प्रॉफिट ज्यादा। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स हो गया ना, ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट में, समझा। मतलब ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, और ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। बट क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट, समझा सबको यहाँ तक, कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें, लॉजिकली समझा, कुछ भी डाउट है इसमें, नहीं। इसलिए पहला आइटम जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन जिसको अफेक्ट करता है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा रहेगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट भी कम रहेगा, डायरेक्ट रिलेशन। बट अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट कम रहेगा, और ओपनिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट ज्यादा रहेगा। मतलब कौन सा रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन, समझा सबको, पक्का। कुछ भी डाउट है, साइली समझा, नहीं समझा, समझा, हाँ। चलो, नेक्स्ट चीज जो अफेक्ट करती है इन्वेंट्री वैल्यूएशन को वो है फाइनेंशियल पोजीशन। क्यों अफेक्ट करता है, क्योंकि हम उसको बैलेंस शीट के कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। हाँ, बैलेंस शीट को डेबिट क्रेडिट नहीं होता, बैलेंस शीट का असेट और लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो हम बैलेंस शीट की असेट साइड पे लिखते हैं। अगर इन्वेंट्री गलत कर दी तो मेरा असेट गलत हो जाएगा, असेट गलत हुआ तो मेरी क्या गलत हो जाएगी, फाइनेंशियल पोजीशन। तो देखो, इन्वेंट्री इज अ करंट असेट, इन केस इन्वेंट्री इज नॉट प्रॉपरली वैल्यूड द बैलेंस शीट विल नॉट डिस्क्लोज द ट्रू एंड फेयर पोजिशन। तुमको ये लॉजिक पता है क्या, क्यों हम इसको ट्रू एंड फेयर बोलते हैं, ट्रू एंड करेक्ट नहीं बोलते। बैलेंस शीट तो साइन होती है ना, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये बैलेंस शीट ट्रू एंड करेक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन कर रहा है। ट्रू एंड फेयर और ट्रू एंड करेक्ट में क्या डिफरेंस है पता है, सोचो। मेरा क्वेश्चन क्या है, जिनको नहीं समझा, हम ये क्यों बोलते हैं कि बैलेंस शीट साइन होने के बाद ट्रू, साइन हो गई मतलब ट्रू एंड फेयर है, हम ये बोलते हैं ट्रू एंड फेयर है। बट हम ये क्यों नहीं बोलते कि ट्रू एंड करेक्ट है।
बट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैंने तो साइन किया है, तो मैं ये बोल सकती हूँ ना ट्रू एंड करेक्ट है। मैं ट्रू एंड फेयर क्यों बोल रहा है? वेरी गुड। लॉजिक ये है उसका कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, हम साइन कर रहे हैं बैलेंस शीट, बट हम ये लाइबिलिटी नहीं बोल सकते। करेक्ट मतलब क्या? हर चीज जो तुमने दी है वो 100% वैसी की वैसी है, कुछ गलत नहीं हो सकता। वो हम कभी भी बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हमको डेटा सामने वाला दे रहा है। अगर उसने डेटा थोड़ा सा भी गलत दे दिया तो कल को गवर्नमेंट हमको आके पकड़ेगी ना, भाई तूने तो बोला, तूने साइन किए तो ट्रू एंड करेक्ट है। ऐसा नहीं है ना भाई। ट्रू एंड फेयर मतलब क्या? जितना हमको मिला है उसी हिसाब से जो हमने बनाई है वो सही हो सकती है, बट अगर इसमें कल को कुछ सिचुएशन चेंज हो गई, नंबर चेंज हो गए, तो वो बैलेंस शीट भी गलत हो सकती है। तो जो मैं साइन कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स या इंफॉर्मेशन है जो मुझे क्लाइंट ने दिया है, इसलिए मैं ट्रू एंड करेक्ट मतलब 100% करेक्ट। ट्रू एंड फेयर मतलब क्या? जितना है उतने उसके हिसाब से सही है, समझा? इसलिए कभी भी बैलेंस शीट की तुम ऑडिट में पढ़ोगे पहला चैप्टर ये होता है कि ट्रू एंड फेयर ऐसा क्यों बोलते हैं, ट्रू एंड करेक्ट क्यों नहीं बोलते हैं। तो इसलिए हम बोला जाता है कि वी आर चार्टर्ड, वी आर ऑल्सो ह्यूमंस। ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं हो सकती। हाँ देखो, हम गलती भी नहीं कर रहे, बट अगर सामने वाले ने इन्फॉर्मेशन छुपा के दी है तो मेरा कोई लाइबिलिटी नहीं है ना। कल को तुम बोलोगे भाई तूने साइन किए, तू उससे इन्फॉर्मेशन निकाल के ला, ऐसे कैसे? मैं क्लाइंट के घर पे थोड़ी जा सकती हूँ इन्फॉर्मेशन निकालने। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ट्रू एंड फेयर है, ट्रू एंड करेक्ट नहीं है। समझा सबको? ये तुम ऑडिट में पढ़ोगे इन डिटेल। चलो, तो ये समझा दूसरा, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। अब थर्ड, थर्ड क्या है? स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, स्टैट्यूटरी मतलब लीगल, लॉ, गवर्नमेंट की तरफ से ये हमारे लिए लॉ लीगल है या कंपलसरी है कि हमें जब भी हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को हमें सबमिट करना पड़ता है ना हर साल। हमको जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, जब हम ऑडिट कराते हैं तो हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ता है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कैसी होनी चाहिए? साइंड होनी चाहिए। तो उसमें एक कंपलसरी तुमको प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट ये तो देना ही देना है। साथ साथ में तुमको रेशियो एनालिसिस मतलब क्या बोलते हैं, रेशियो एनालिसिस का एक चार्ट बोल सकते हो तुम, या मैं अभी दिखाऊंगी तुमको, शेड्यूल बोल सकते हो, वो भी तुमको देना है। और गवर्नमेंट की तरफ से ये तुमको एक शीट देनी पड़ती है जिसमें तुम लोग पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन दिखा रहे हो, मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक पे तुम कैसे आए, डिराइव कैसे हुए, वो भी तुम दिखा रहे हो। क्लियर? इसलिए क्लोजिंग स्टॉक करेक्ट वैल्यू करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सपोज मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा क्लोजिंग स्टॉक 60 है, बट मैंने जो शीट बनाई है उसमें मेरे 80 दिख रहा है, तो गलत हो गया ना। तो इसलिए करेक्ट वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट बोलता है। समझ रहा है? ओके। और तुमको उनका पूरा वर्किंग देना पड़ता है। अगर तुम्हारा फिजिकल स्टॉक टेकिंग हुआ है, तुम्हारे पास लोग आए और एक्चुअल में चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टॉक काउंट करके गए, तो कैसे काउंट किया, कितना किसका स्टॉक है, वो सब तुमको वर्किंग कैलकुलेशन देना पड़ता है। अगर नहीं, वो फिजिकली नहीं आ पाए, बट तुम तुम्हारे हिसाब से दे रहे हो, तो तुमको वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन करवा के देना है कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा है, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करके दे रहा है कि सही है। समझ रहा है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइन कितनी इंपॉर्टेंट है वो समझ रहे हो तुम लोगों की? एक अपने साइन से सामने वाले की वो शीट, अभी तक वो पेपर रहेगा बस, बट हमारी साइन से वो पेपर क्या हो जाएगा? एक गारंटी हो जाएगी कि भाई ये सही है। इसलिए हम साइन बहुत इजीली कर सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं कि वो साइन कोई भी हमारी यूज ना कर सके, ओके, या उसकी वैल्यू बने। सो कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मतलब क्या? शो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज एज पर कंपनीज एक्ट 2013। समझ रहा है सबको? क्लियर है? एंड लास्ट है लिक्विडिटी एनालिसिस। अच्छा मेरे को बताओ लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? हाँ, लिक्विडिटी, ओके, वो एक मीनिंग है। हाँ सही है। और लिक्विडिटी एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ मेरे को? लिक्विडिटी से क्या तुम्हारा दिमाग चल रहा है? ओके, और बोलो बोलो, सोचो सोचो। असेट है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? करंट असेट मतलब क्या? इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। मतलब अगर कल को कंपनी को बंद होना है तो मुझे इंपॉर्टेंट ये देखना कि ऐसी कितनी असेट्स है जो, असेट्स मतलब क्या? जो कंपनी का खुद का है। तो अगर ऐसी कितनी असेट्स है जो मैं इजीली बेच के मुझे क्या मिल सकता है? कैश मिल सकता है, कि कंपनी बच सकती है। तो अगर मुझे ये एनालिसिस करना है तो मुझे करंट असेट सही मेरे दिखाने पड़ेंगे। एंड करंट असेट में एक इंपॉर्टेंट कौन सा है? इन्वेंट्री। तो इसलिए इन्वेंट्री वैल्यू करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये समझता है कि कंपनी की एक्चुअल पोजीशन कैसी है।
समझ रहा है। एंड लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं, रेशियोज मतलब जो अभी मैं आपको बोल रही थी कि करंट असेट रेशियो होते हैं जिसमें हम करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज करते हैं। क्विक रेशियोज होते हैं, तो ये अलग अलग रेशियोज होते हैं जिसमें हम डिवाइड करते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं बेसिकली। तो टोटल असेट्स को मैं डिवाइड करूंगी टोटल लाइबिलिटीज से, करंट असेट को मैं डिवाइड करूंगी करंट लाइबिलिटी से। इससे मुझे पता चलेंगे कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, करेक्ट। तो ये कंपलसरी होता है हमें देना। तो ये रेशियोज में अगर मेरा करंट असेट ही गलत है तो क्या मेरे रेशियोज सही आएंगे? अगर मेरी करंट एसेट की वैल्यू ही गलत हो गई तो क्या मेरे रेशियोज सही आएंगे? नहीं। और अगर रेशियोज गलत हो गए तो कंपनी गलत रिप्रेजेंट हो जाएगी, करेक्ट। इसलिए भी इन्वेंट्री का वैल्यू करना इंपॉर्टेंट है। मैं तुम लोग को दिखाती हूँ कैसे। जूडियो सबको पता है क्या है? जूडियो टाटा का प्रोडक्ट है। हाँ, उसका एक्चुअल नेम है ट्रेंट लिमिटेड है। ओके, जूडियो तो ऐसा नाम है बोलने के लिए, ट्रेंट लिमिटेड के अंडर वो रजिस्टर्ड है। अब देखो ये उस ट्रेंट के फाइनेंशियल्स है। ओके, अब देखो एक्चुअली जो तुम बनाते हो टी फॉर्मेट, इट इज नॉट द राइट फॉर्मेट। टी फॉर्मेट छोटे कंपनीज के लिए ये है, बट एक्चुअल जो बड़ी कंपनीज होती है उनको शेड्यूल 3 फॉर्मेट यूज करना पड़ता है। किसका फोन बज रहा है? बॉक्स में बज रहा है। शेड्यूल 3 फॉर्मेट क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है। दिस इज शेड्यूल 3। कि देखो ये कंपेरेटिव, ये 3 साल का 2 साल का कंपलसरी होता है, बट इन्होंने 5 साल का दिया, चलता है। देखो टोटल सेल्स कितना है दिख रहा है, परसेंटेज टोटल सेल्स कितना है, सेल्स ग्रोथ कितना हुआ है, हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ओके, और ये दिखा है की फाइनेंशियल रेशियोज, रेशियोज इसमें ये भी नहीं, चलो ये जाने दो। ये है तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट, सेल्स कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, एक्सपेंस कितने हैं, डेप्रिसिएशन कितना है। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री दिख रही है। ये 329 रुपीज नहीं है, ये करोड़ में है। नहीं तो लगेगा, दिख रहा है इन्वेंट्री। करेक्ट, इन्वेंट्री दिख रहा है, करंट असेट में लिखा है। तो ये करंट असेट्स की वैल्यू हो गई। क्या क्या है करंट असेट में? रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स मतलब तुम्हारे डेटर्स जिनसे पैसा आना है। क्योंकि अगर मुझे कैश चाहिए तो मैं उनके पास जाके बोल सकती हूँ ना, भाई मुझे लगेज इमीडिएट मेरे को पे कर। इन्वेंट्री और कैश एंड बैंक, तुम्हारा कैश तुम्हारा तुम्हारा ही रहेगा ना, एंड बैंक तुम्हारे पास है पैसा बैंक में, तुम इजीली उसमें से विड्रॉ करके तुमको कन्वर्टिबल है वो। तो ये अब देखो, ये कैश फ्लो है, कैश फ्लो कुछ काम का है। अब देखो इन्होंने इसका टोटल किया है, इन्वेंट्री वगैरह सब लिखा है। ये रेशियो एनालिसिस दिख रहा है, रेशियो एनालिसिस इतना बड़ा बनता है ये, दिख रहा है क्या तुम लोग को? ये देखो हर एक चीज का सेल्स ग्रोथ कितनी हुई है, रेशियो है ये। सेल्स डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट करोगे तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल्स, तो तुमको ग्रोथ आएगा। डेप्रिसिएशन सेल्स, डेट, इन्वेंट्री टर्नओवर दिख रहा है कि इन्वेंट्री कैसा है। इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय टर्नओवर मतलब क्या? सेल्स, सेल्स। इन्वेंट्री डेज, और इधर तुम्हारा रिटर्न ऑन असेट दिख रहा है। ये रिटर्न ऑन असेट कैसे आएगा? कितना पैसा आया है और डिवाइड बाय तुम किससे करोगे? तुम्हारे असेट से, कि कितना असेट है और उस पर तुमको कितना रिटर्न मिल रहा है ये। तो अगेन इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तुम्हारा वो सब टेबल सही होना, तुम्हारा वैल्यू सही होना, तभी तो ये सब रेशियो सही आएंगे, नहीं तो ये सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। देखो एवरेज टोटल असेट, ठीक है, ये तो कुछ नहीं। आ जाओ, वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय टोटल असेट, देखो फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय टोटल असेट, ये फॉर्मूला है। अब टोटल असेट में तुम्हारा करंट असेट भी रहेगा, करंट असेट की वैल्यू गलत हो गई तो ये गलत हो जाएगा। रिटेन अर्निंग डिवाइड बाय टोटल असेट, अगेन इधर टोटल असेट है, मतलब करंट असेट गलत हुआ तो ये गलत हो जाएगा। ईबीआईटी डिवाइड बाय टोटल असेट, ये सब फॉर्मूलाज है। हाँ, ये रन नहीं करना है, मैं तुमको दिखा रही हूँ कि ये सब आता है इसमें। इतनी बड़ी होती है फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर में क्या लग रहा है उनको कि कैसा क्या क्या बढ़ेगा। ये तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है, ये सब जाने दो। ये उनके शेयर प्राइस कब क्या थे वो उन्होंने डाला है।
हम्म, कुछ काम समझा। मतलब देखो एक एसेट की वैल्यू से किधर किधर फर्क पड़ रहा है, कितने चीजों में उन्होंने टोटल एसेट का लिया है, और ये बैलेंस शीट बनानी पड़ती है अपने को, अपन नहीं बनाते ये सब चीजें। तो ये अभी तुमको ऐसा लग रहा है बहुत देख के, बट ये सब चीजें तुम सीए फाइनल तक सब कुछ पढ़ोगे, तो टेंशन मत लो ऐसा। ठीक है। समझा। इसलिए लिक्विडिटी के लिए भी, लिक्विडिटी एनालिसिस के लिए क्या है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। तो चार चीजों के लिए इन्वेंटरी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रॉफिट, दूसरा है फाइनेंशियल पोजीशन, तीसरा है लिक्विडिटी रेशियोज, चौथा एक और रह गया, क्या कंपेयर करने को, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। क्लियर है सबको, कुछ भी डाउट है इसमें लिख सकते हो अभी ये। चलो लिखो फटफट, खुद की भाषा में लिखो, ये मैंने मेरी भाषा में लिखा है, तुमको जैसे इसको जैसे मैंने समझाया तुमको, अभी ये मैंने इसमें लिखा है, मैंने वर्ड्स में लिखा है ये। तुमको अगर इसको टेबल फॉर्मेट में लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट बना के, तो तुम भी वैसे लिखो, जैसे तुमको समझ में आ रहा है वैसे लिखो। मंडे से मैं लिखने का टाइम नहीं दूंगी इधर, ठीक है, अभी तो डेमोस चल रहे हैं इसलिए स्लो 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 चल रहा है। मंडे से इट विल बी पूरा 1.5 आवर्स का लेक्चर होगा, जिसमें हम पोर्शन चालू करेंगे, हाँ? क्योंकि ऐसे चलेंगे ना स्लो स्लो तो पोर्शन होगा ही नहीं तुम्हारा। ठीक है। तो लिखना कब है, घर पे रिवीजन भी होगा और लिखना भी घर में, ठीक है। नोट्स मैं तुमको शेयर कर दूंगी, आज मेरे बन जाएंगे इन्वेंट्री चैप्टर के नोट्स, तो मैं टेलीग्राम, प्लीज टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन करो, कोई मुझे व्हाट्सएप नहीं करेगा मैम इधर भेजो उधर भेजो। सब नोट्स तुमको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे, चाहे 11th के हो 12th के हो चाहे सीए के हो।
ब्लैक कोई भी ये कौन सा है, कौन सा याद थी, पेंटोनिक ना, हाँ पेंटोनिक, मैंने तो पेंटोनिक ही यूज किया था, पेंटोनिक इज गुड पेन। और भी तुमको अगर ब्लैक में कोई ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि बॉल पेन से जनरली हैंडराइटिंग गंदी आती है, तो चूज अ पेन, एक पेन फिक्स कर लो जो तुम लोग को एंड तक यूज करना है, ठीक है। ब्लैक बॉल पेन से ही लिखना पड़ता है, जेल पेन और अलाउड नहीं है, ब्लू पेन अलाउड नहीं है, पेपर ही नहीं चेक होगा, गलती से ब्लू पेन लिख लिया तो ऐसे डिसाइड कर लो। एंड कभी भी लिखते वक्त कैप नहीं लगाना पीछे, बर्डन आता है हाथ पे, हेवी होता है, तो जब तुम पेपर्स लिखोगे तो तुम्हारे स्पीड स्लो हो जाएगी। हाँ कभी नहीं, कभी कैप पीछे नहीं लगाना, कोई भी पेन यूज करो, हेवी हो जाता है पेन। हाँ नहीं रहता है, बट बर्डन आएगा ना, तो 3 घंटे कैसे लिखेगा हेवी। हाँ तब भी से वो हैबिट डालो, छोटी छोटी हैबिट है। लिक्विडिटी रेशियो, फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी एनालिसिस इसके लिए, रेशियो एनालिसिस के लिए, रेशियो एनालिसिस के लिए 4 पॉइंट नहीं बताए थे मैंने, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के 4 पॉइंट बताए थे। फाइनेंशियल ये प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एंड चौथा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, रेशियो एनालिसिस के लिए। नहीं कितनी शांति हो गई। चलो चलो, हो गया। अरे कितनों के बुक में लिख रहे हो, डन। चलो अब पढ़ेंगे इन्वेंट्री वैल्यू। जब हम बोल रहे हैं इन्वेंट्री सही वैल्यू करनी है, सही वैल्यू करनी है, सही वैल्यू करनी है, क्या वैल्यू करनी है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। आवाज आ रही है, आ रही है। अब जब हम बोलते हैं इन्वेंट्री सही वैल्यू होना चाहिए, तो क्या कैसे वैल्यू करेंगे इन्वेंट्री को, ये कौन सा एएस हमें बताता है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, ठीक है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 बोलता है इन्वेंट्री को तुम लोग वैल्यू करो विच एवर इज लोअर, क्या विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। क्या बोला मैंने कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है कि इन्वेंट्री को वैल्यू करो कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट मतलब जितने में खरीदा था, और एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि जो तुमको लग रहा है जितने में तुम उसको क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। नेट, नेट मतलब आफ्टर डिडक्टिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मत इसमें इंक्लूड करो। रियलाइजेबल जितने में रियलाइज कर सकते हो, मतलब बेच सकते हो जो वैल्यू है, ठीक है। नेट मतलब एक्सपेंस है, नेट मतलब प्रॉफिट माइनस करो, क्योंकि सेल्स में तुम प्रॉफिट ऐड करते हो ना। प्रॉफिट मतलब देख एक्सपेंसेस उसमें इंक्लूड हो गए, बट परचेजेस प्योर जितने में तुमने खरीदा कॉस्ट, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब तुम एकदम प्रॉफिट मत दिखाओ, क्योंकि प्रूडेंस कौन से बोलता है प्रॉफिट तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, इसलिए
अब रुको, समझो समझो, विच एवर इज लोअर कैसे। अब इधर आओ, कॉस्ट मतलब क्या, इधर लिखा है मैंने, कॉस्ट मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ परचेस, ठीक है। कॉस्ट मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ परचेज, जितने जितने में मैंने खरीदा था, प्लस उसमें कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मतलब जितना भी तुमने जैसे रॉ मटेरियल लाया, अब रॉ मटेरियल को तुम लोग फिनिश गुड्स तो कन्वर्ट करोगे, तो उसका जो कन्वर्जन कॉस्ट आएगा, या रॉ मटेरियल को तुमने लेके आया बट उसको प्रॉपर रॉ मटेरियल बनाने के लिए, यानी कि मैंने कपड़ा लेके आया बट कपड़ा को यूज करने के लिए मुझे आयरन करना पड़ेगा, तो वो आयनिंग का भी तो कॉस्ट मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो वो क्या है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, वो भी ऐड हो जाएगा। एंड तीसरा अदर कॉस्ट, अदर कॉस्ट मतलब क्या, जो भी बाकी के पैकेजिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तुमको लगा, वो सब क्या करो, ऐड करो। सो कॉस्ट मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस अदर कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ये तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, उनको तुमको ऐड करना है, तो तुमको क्या मिलेगा, कॉस्ट मिलेगा। और एनआरवी यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अब इसमें क्या होगा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मतलब क्या, इंक्लूडिंग प्रॉफिट, चलो इंक्लूडिंग प्रॉफिट लो तुम लोग, कि जितने पे तुम लोग को लग रहा है कि तुम इसको क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। बट अब मैं जब एस्टिमेट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली लॉजिकल है मैं कि प्रॉफिट ज्यादा नहीं लगाती हूँ। ऑब्वियस अगर मेरे को लग रहा है कि मैं कम से कम मैं सेल करूंगी ना उसको, मैं ये सोचूंगी अगर मैं एस्टिमेट कर रही हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा पे करूंगी कि कम से कम पे करूंगी, लॉजिकल है। आज मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मेरा एडमिशन 30,000 में ही जाएगा, मैं क्या एस्टिमेट करना है, मैं क्या बोलूंगी यार कम से कम में 25,000 में ही जाएगा, जितने से कम है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ प्रॉफिट कम। बट जितना भी क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहेगा, तुमको इसमें दिमाग नहीं लगाया, क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहेगा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इतना है, तो वो तुमको लेना है, क्लियर। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ कौन से गुड्स, फिनिश गुड्स, यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा गुड्स आएगा, फिनिश गुड्स, क्योंकि वो ही सेल हो गए। हाँ अगर तुम रॉ मटेरियल ही बेच रहे हो, आगे ट्रेडिंग बिजनेस ही तुम्हारा है, रॉ मटेरियल आगे बेच रहे हो, तो तुम्हारा रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्लियर। माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, जितने भी एक्सपेंसेस है, जो भी कॉस्ट लगेगा तुमको कन्वर्जन के लिए, उसको क्या करो, माइनस करो। माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, जो भी तुमको खर्चे लगेंगे बेचने के लिए, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हो गया तुम्हारा, या तुम्हारा पैकेजिंग कॉस्ट हो गया, ये सब तुम क्या करो, माइनस। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, तो वो सब क्या करो, माइनस। मतलब एक्चुअल में सिर्फ जितने में तुम उसको बेच सकते हो वो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। और ये माइनस अगर ये दिया होगा तो, वरना अगर सिर्फ ये दिया रहेगा तो वो ही रहेगा, ये 0 0 रहेगा, क्लियर है सबको। कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट मतलब क्या, जितने में खरीदा, उसमें क्या ऐड करोगे, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड कॉस्ट ऑफ अदर कॉस्ट, करेक्ट। और एनआरवी मतलब क्या, जितने में मेरे को लग रहा है कि मैं उसको बेच सकती हूँ, उसमें से क्या माइनस करोगे, अगर तुमने उसमें कोई खर्चा पकड़ा है, ऐड किया है, तो उसको तुम लोग क्या करो, माइनस करो। अगर उसमें तुमने कोई कन्वर्जन का कॉस्ट पकड़ा है तो उसको क्या करो, माइनस करो, क्योंकि एक्चुअल में जो जितने में तुमको बेचना है वही रखो तुम उसको, क्लियर है, समझा। इन दोनों में से, इन दोनों में से विचएवर इज, विचएवर इज, विचएवर इज लेस, विचएवर इज लोअर, क्यों। अब इसका लॉजिक समझो, ये सबको समझा। तो एज पर AS2 इन्वेंट्री हमको किस पे वैल्यू करना है, ये गार्ड बांध ले कॉन्सेप्ट, तुम्हारे फाइनल तक यही कॉन्सेप्ट चलने वाला है। इन्वेंट्री तुमको किस पे वैल्यू करना है, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। एज पर AS2 इन्वेंट्री किस पे वैल्यू करना है, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। कल को किसी ने पूछा इंटर में भी जाने के बाद, जब तुम इसके लिए इंटर्नशिप के लिए, आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, पूछते वो कि इन्वेंट्री क्या चीज पे वैल्यू होनी चाहिए, तो तुम क्या बोल के आओगे, कॉस्ट में क्या क्या आएगा, परचेज कॉस्ट, अदर कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। एनआरवी में क्या क्या आएगा, एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड मतलब जितना तुम अज्यूम कर रहे हो, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, इसमें से क्या माइनस करो, जो भी तुमको कन्वर्जन कॉस्ट लगे वो माइनस करो, और क्या माइनस करो, जितने भी सेलिंग कॉस्ट लगे, समझ रहा है। और इसमें से जो भी लोअर आ रहा है। अब अगर सपोज मेरा कॉस्ट है 80 और मेरा एनआरवी आ रहा है 100, तो इन्वेंट्री क्या वैल्यू होगी मेरी, 80, कॉस्ट 80, समझ रहा है। अगर सपोज है इधर 120 और इधर है 100, क्या होगा, इजी। ये सी है फाउंडेशन, आ जाओ अब समझो क्यों, ठीक है। अच्छा अब एग्जाम्पल, 500 पैकेट्स ऑफ बिस्किट है, ठीक है, जिसका कॉस्ट तुमको दिया है 5400 और एनआरवी दिया है 4000, क्या आएगा, इन्वेंट्री क्या लेंगे, वैल्यू क्या लेंगे, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 4000, विच एवर इज लोअर। अब क्यों ऐसा है वो समझो, क्यों हम कम पे करते हैं, क्योंकि, और क्यों ज्यादा पे नहीं क्यों
ज्यादा पे क्यों नहीं करते? अगर मुझे लग रहा है कि मैं बेच सकती हूँ उसको, सपोज इधर कॉस्ट है 5400 और एनआरवी है 9000, मेरे को लग रहा है अगर मैं 9000 में बेच सकती हूँ तो मैं 9000 पे क्यों नहीं कर रही हूँ? मैं ज्यादा क्यों नहीं दिखा रही हूँ? मैं कम क्यों दिखा रही हूँ? ये लोअर वाला क्यों आ रहा है? तो इसका रीजन है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? प्रूडेंस। ये एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ये ऑलरेडी 11th वाले 12th वाले पढ़ के आए जब तुम अकाउंट्स पढ़ते हो। अगेन मैं समझा रही हूँ, जैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट था, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, एक्सपेंस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू योर रेवेन्यू, ठीक है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि अकाउंट्स में अगर तुमको लग रहा है लॉसेस होने वाले तो उसको तुम रिकॉर्ड करो। अगर तुमको लग रहा है तुम जाके गिरने वाले हो खड्डे में तो तुम उसको क्या करो? रिकॉर्ड करो। बट अगर तुमको लग रहा है कि मुझे प्रॉफिट होने वाला है तो तुम उसको रिकॉर्ड मत करो, जब होगा तभी रिकॉर्ड करो। हाँ, बट लॉस होने वाला है तो तुम उसको आज ही रिकॉर्ड करो, बट प्रॉफिट होने वाला है तो रिकॉर्ड करो क्या? नहीं। तो इसलिए ये आया विच एवर इज लोअर। समझ रहा है? तो अगर तुमको लग रहा है यहाँ पे तुमको लग रहा है कि लॉस होने वाला है, क्यों? क्योंकि कॉस्ट है 5400 बट रियलाइज तुम कितना कर रहे हो? बट बेचोगे सिर्फ कितने में? 4000, मतलब 1400 का तुमको लॉस होने वाला है, तो तुम इसको क्या करो? रिकॉर्ड करो। कि तुमको लग रहा है अगर लॉस होने वाला है तो रिकॉर्ड करो, बट यहाँ पे कॉस्ट इज 5400 बट एक्चुअल में मैं उसको कितने में बेच सकती हूँ? 9000, मतलब मेरे को एक्चुअल में 4000 का ऊपर का प्रॉफिट होने वाला है। बट प्रूडेंस कौन सा बोलता है? नहीं बेटा नहीं, मत करो। क्यों? क्योंकि लॉस तुम एक्चुअल पिक्चर, तुम्हारे जो इन्वेस्टर्स है, तुम्हारे जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उनको अगर तुमको लग रहा है ना लॉस होने वाला है, उनको दिखाओ क्लियरली कि भाई ये हो सकता है, ताकि उन लोग को अगर इन्वेस्ट करना है, उनको कोई बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं तो वो ले सकते हैं। लॉस पूरी तरह रिकॉर्ड करो, बट प्रॉफिट पूरी तरह रिकॉर्ड करो क्या? नहीं। अब इसका लॉजिकल क्या है पॉइंट? और सोचो, अगर मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है, अगर मुझे गवर्नमेंट से पैसा चाहिए, मुझे लोगों से पैसा चाहिए, तो कौन येड़ा है जो प्रॉफिट नहीं दिखाएगा अपने बैलेंस शीट में? अगर गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि तुमको जो प्रॉफिट दिखाना है दिखाओ, तो कोई पागल है क्या जो नहीं दिखाएगा प्रॉफिट? क्या बोला मैंने? अगर सपोज मेरी एक आर्थम है, ठीक है, एक आर्थम कॉमर्स एकेडमी का फाइनेंशियल्स बने, अब मुझे पैसे की जरूरत है, ठीक है, एक्चुअल में एक आर्थम कॉमर्स एकेडमी में लॉस हो रहा है, बट मुझे लग रहा है अगले साल प्रॉफिट होने वाला है, बट मैं ये श्योरिटी हूँ कि मुझे अगले साल प्रॉफिट होगा। और गवर्नमेंट क्या बोलता है? गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ बोला नहीं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ है ही नहीं अकाउंट्स का। तो तुम प्रॉफिट भी दिखा सकते हो, तुम लॉस भी दिखा सकते हो, तो मैं प्रॉफिट दिखाऊंगी कि लॉस दिखाऊंगी? बट अगर समझो नेक्स्ट ईयर नहीं हुआ प्रॉफिट, तो हाँ, रीपे करना पड़ेगा, करेक्ट। और जो बड़े बड़े डिसीजन है, कुछ लोगों ने मुझे पैसा दिया रहेगा, मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया रहेगा, ये सोच के कि अरे इन्होंने बोला अगले साल प्रॉफिट होगा, और मैंने झूठ बोला, अगले साल लॉस हो गया, तो भाई उनका तो डिसीजन गलत हो गया। और मैं क्या गारंटी से बोलूँ ना अगले साल प्रॉफिट होगा? कोविड आ गया तो लॉस हो जाएगा। समझे? बट बट लॉस हो रहा है, तो लॉस जब मैं बोलती हूँ कि अगले साल मुझे लॉस होगा, मैं बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ कि मुझे लॉस होगा, कि किसी को नेगेटिव साइड पसंद है क्या? नहीं। तो वो दिखाओ, तो गवर्नमेंट बोलती है वो दिखाओ, तुम अगर लॉस हो रहा है तो दिखाओ, सामने वाले को समझना चाहिए, बट प्रॉफिट हो रहा है तो मत दिखाओ, क्योंकि हर कोई फिर प्रॉफिट ही दिखाएगा। इसलिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है प्रॉफिट है तो मत दिखाओ, जब होगा तब दिखाओ एक्चुअल में, बट लॉस है तो तुम आज ही उसको क्या करो? दिखा दो। समझ रहा है सबको? क्लियर है? कुछ भी डाउट है इसमें? तो इसलिए इसलिए कॉस्ट और एनआरवी हम क्या लेते हैं? विच एवर इज। समझा सबको? कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से? अब दोनों में कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना? क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में इसमें क्यों लिखते हैं? कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से? मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। बट वैल्यू हम कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से करते हैं? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है? और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? रिकॉर्ड ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस बट डोंट रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स और गेन्स। लॉजिकल है? समझा सबको? कुछ भी डाउट है इसमें? चल, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे हो जाएगा 5400। सो इन अकाउंटिंग प्रूडेंस मीन्स रिकॉग्नाइजिंग लाइकली लॉसेस। लाइकली लॉसेस मतलब जो तुमको लग रहे होने वाले, while gains are recorded only when they are certain। certain मतलब जब हो। क्लियर? समझ रहा है? तुम घर पे अगर फेल होने वाले होगे तो तुम डर डर के बोलते कि पास होंगे, तो बोलते हो क्या? बोलते हो? बोलो। अगर तुमको लग रहा है तुम फेल होने वाले हो तो तुम पहले से ही जाके बोलते हो क्या फेल होने वाले हैं? कि पास होंगे तब तब तुम खुशी खुशी जाके बोलते हो पास होंगे? मतलब अगर तुम फेल होने वाले तुम कितना डर डर के जाके बोलोगे, अगर बोलना भी है तो कितना डर डर के जाके बोलोगे। तुम एक आधी बार तो झूठ भी बोलोगे कि डायरेक्टली ओपन ओपन डे पे देखेंगे पेरेंट्स, करेक्ट। सिमिलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि लॉस होगा तो इंसान बहुत डर डर के, बहुत वो बोलते हैं ना कदम फुक फुक के रखेगा। इसलिए गवर्नमेंट बोलती है लॉस दिखाओ,
हो रहा है तो मतलब तुमने बहुत ज्यादा प्लानिंग की, लॉस हुआ है तो। बट पास होते तो तुम सोचते हो क्या 2 मिनट भी? नहीं, तुम डायरेक्ट जाके बोलते हो ना पास हो गए। तो वैसे ही अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हर कोई क्या बोलेगा? प्रॉफिट हो रहा है। और हर कोई पहले से सोचता है क्या मैं फेल होने वाला हूँ? हर कोई क्या सोचता है? पास है, इस बार तो पास होगा, पास होगा। तो हर कोई क्या सोचेगा? भाई मुझे तो प्रॉफिट ही होगा। तो हर कोई प्रॉफिट दिखाएगा, फिर लॉस तो दिखाएगा ही नहीं। एंड इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। फिर क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग होने लगती है। विंडो ड्रेसिंग क्या मतलब? ऊपर से जब तुम शॉपिंग के लिए जाते हो, ऊपर से मैनिक्विन्स को जो ड्रेसेस पहनाए जाते हैं ना, बहुत सुंदर पहनाए जाते हैं, वो बेस्ट प्रोडक्ट पहनाया जाता है। अगर तुमने कभी ऑब्जर्व किया रहेगा, तुम दुकान में जा रहे हो, मैनिक्विन दिख रही है, मैनिक्विन से तुम देखते हो, अगर तुमको वो अच्छा लगा तो तुम शॉप के अंदर घुसते हो, हाँ कि नहीं? अगर मैनिक्विन मैनिक्विन पे ड्रेस अच्छा नहीं रहा तो तुम शॉप के अंदर घुसोगे क्या? बॉयज जनरली शॉपिंग के लिए नहीं जाते, बट नॉर्मल है ना ये। तुमको अगर सामने से अच्छा दिखा, यार इधर कुछ तो अच्छा लग रहा है, तो तुम अंदर जाओगे, नहीं तो तुम जाओगे क्या? नहीं। और वो जो उन्होंने पहनाया रहता ना बाहर की मैनिक्विन्स को, वो सबसे बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट पहनाया रहता ताकि कस्टमर अंदर आए, जबकि अंदर बहुत फालतू स्टॉक रहेगा। करेक्ट। तो वैसे ही क्या करेंगे फिर लोग, अगर प्रॉफिट अलाउ कर दिया तो ऊपर ऊपर से बैलेंस शीट और फाइनेंशियल्स को इतना स्ट्रांग बनाएंगे ताकि लोग इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट उनको पैसा दे, लोन उनको इजीली मिले, सब कुछ अच्छे से मिले। बट अंदर के अंदर क्या रहेगा? सब फ्रॉड रहेगा। इसलिए गवर्नमेंट ये अलाउ कर सकती है क्या? नहीं। इसलिए कौन सा कॉन्सेप्ट पैदा हुआ? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। समझ रहा है सबको? लॉजिक समझा उसके पीछे का? ओके। एंड ये जो बोले ना कि ऊपर ऊपर से बैलेंस शीट सब अच्छे दिखाने के लिए सब अच्छा कर दिया और अंदर के अंदर गलत कर दिया, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग करना। विंडो ड्रेसिंग करना मतलब ऊपर के ऊपर अच्छा दिखाना, अंदर से खराब होना। समझा? वो आम की पेटी आ रही है ना आजकल, ऊपर 4 आम तुमको बहुत अच्छे दिखेंगे, अंदर सब खराब निकलेंगे घर पे लेके जाओगे तो। ये एप्पल में भी कभी कभी होता है, शॉपकीपर के पास जाता है, बोलता है बहुत इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड है, और घर जाके देखा तो खराब निकलता है। ये क्या हो गया? ये सब विंडो ड्रेसिंग है। समझ रहा है? क्लियर है सबको? चल। कृतिका हाय डालना। श्वेता नहीं है। कुछ भी डाउट है? आज पूरा कॉन्सेप्ट समझा? अभी ऑलमोस्ट हमारा हो गया है। मंडे से विल स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड अलग अलग मेथड्स हैं इन्वेंट्री वैल्यू करने के, वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? थोड़ा कॉस्ट पढ़ेंगे और इन डिटेल एनआरवी पढ़ेंगे, और फिर अलग अलग सिस्टम में रिकॉर्ड करने के वो भी पढ़ेंगे। चलो बाय बाय। जिन्होंने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे, प्लीज पहले 2 लेक्चर्स देखना, फिर ही थर्ड लेक्चर देखना। पहले 2 लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, इवन दो नेम में मैंने डेमो लेक्चर लिखा है, बट वहां से कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो इन्वेंट्री के ऑलरेडी 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। मंडे से विल स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 4, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड मंडे से अकाउंट्स का लेक्चर होगा फॉर 1.5 आवर्स, मंडे से एवरी डे। ठीक है? 1.5 घंटा अकाउंट्स होगा एवरी डे, 12 to 1:30। ओके? तो उस हिसाब से खुद को थोड़ा रेडी करो कि बैठना है 12 से 4।